अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ पर्सनालिटी। आज हम लोग पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्सनालिटी एज द डिस्टिंक्टिव एंड रिलेटिवली एंड्यूरिंग वेज ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग दैट कैरेक्टराइज अ पर्सनस रिस्पॉन्सेज टू लाइफ सिचुएशंस। वो कहते हैं कि जो पर्सनालिटी होती है, सबसे पहली बात वो तो पहले डिस्टिंक्टिव होती है। एक बंदे की पर्सनालिटी दूसरे बंदे से चेंज होती है। तो वो कहते हैं कि ये आप किस तरह से सोचते हो, आपकी थिंकिंग वे, आप क्या फील करते हो, आप किस तरह से एक्ट करते हो, सिचुएशंस पे किस तरह से रिस्पॉन्स करते हो, ये बात सारी चीज़ें मिलके आपकी पर्सनैलिटी बनाती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें पर्सनैलिटी के, तो वो कहते हैं कि बेसिकली जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पर्सनैलिटी की। सबसे पहले वो कहते हैं बिहेवियरल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि एक बंदे की पर्सनैलिटी को जो दूसरे बंदे की पर्सनैलिटी से अलग करते हैं, कि एक सिचुएशन में लोग डिफरेंट तरह का बिहेव करेंगे, तो वो जो बिहेवियर कंपोनेंट होता है वो कहते हैं वो अलग करता है एक बंदे को दूसरे बंदे से। ठीक है। वो कहते हैं दूसरा जो है, वो कहते हैं कि जो आपके बिहेवियर्स आते हैं वो ज़्यादातर देखे जाते हैं कि आप जो पर्सनैलिटी के ज़रिए कि ये आप इंटरनली ऐसे बिहेव कर रहे हो, ना कि आप कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखे जाते हैं वो कॉज कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की ज़्यादा आप ये देखा जाता है कि जिस तरह से भी आप बिहेव कर रहे हैं वो आपके इंटरनल फैक्टर्स कॉज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड वो कहते हैं कि जो आपका बिहेवियर होता है वो एक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है। आप ऐसे बिला वजह नहीं कहते। वो कहते हैं कि जैसे एक सिचुएशन है, अगर लड़ाई हो रही है तो आपका वहाँ पर गुस्सा शो करना, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरी है। अगर आपने उधर पर एक स्पेसिफिक बिहेवियर शो नहीं किया तो आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। तो कहते हैं जो बिहेवियर होता है उसके अंदर एक जो पर्सनैलिटी का थर्ड कंपोनेंट होता है कि आपके जो बिहेवियर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर के साथ चलते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अगर बात करें इसकी हिस्टोरिकल वे में, अगर पर्सपेक्टिव्स में बात करें, तो सबसे पहले जो बात आ जाती है साइकोडायनेमिक या साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव आ जाता है, जो कि फ्राइड ने दिया था। ठीक है। अच्छा, एक शार्कोट था, वो हिस्टेरिया के पेशेंट्स को ट्रीट किया करता था। हिस्टेरिया के पेशेंट्स क्या होते हैं, जो फिज़िकली तो बिल्कुल फिट होते हैं, उनको फिज़िकली कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन उनको जो फिर भी मतलब कि उनके फिज़िकली कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनके अंदर। अगर आप टेस्ट वगैरह उनके करवाए जाएँ तो उनका जो बॉडीली सिस्टम्स होते हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, बट उनको खुद ब खुद ब्लाइंडनेस हो जाती है, पैरालाइज हो जाते हैं। ठीक है। तो जो वो कहते हैं उनके ज़्यादातर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, हालांकि ऑल्दो उनकी जो बॉडी फंक्शंस हैं वो बिल्कुल करेक्टली काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ नहीं हिला पा रहे, अब वो देख नहीं पा रहे। ठीक है। जबकि उनके पीछे कोई एज सच फिज़िकल कॉज नहीं होती। फिज़िकल जो आपकी सिस्टम्स होते हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी फिज़िकल सिम्टम्स शो कर रहे होते हैं, जबकि उनके पीछे कोई भी एज सच फिज़िकल कॉज नहीं होती। ठीक है। तो इन्हीं पेशेंट्स को फ्राइड ने भी ट्रीट किया था। ठीक है। उसने ये कंक्लूड किया था फ्राइड ने कि जो पेशेंट्स हैं इसके, उनका कोई ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है, जिसकी वजह से वो उनके अनकॉन्शियस में वो बात रह गई है, और वो ये साइकोलॉजिकल उसके ये इस वजह से ये फ़िज़िकल सिम्टम्स आ रहे हैं। उसने एक टेक्निक बनाई थी, फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन में होता था कि कोई भी वर्ड बोला जाए, और जैसे जो फ़ौरन से वर्ड सुनने के बाद आपके जहन में जो भी वर्ड आता है आप वो फ़ौरन से बोल दें, चाहे वो बुरा है, चाहे अच्छा है, चाहे जैसा भी है, वो वर्ड फ़ौरन से बोल दिया जाए, जो कि कोई भी वर्ड सुनने के बाद आपके दिमाग में पहले आता है। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि पंखा, तो जो भी पंखा वर्ड सुनने के बाद आपके जहन में जो भी पहली बात आती है आप फ़ौरन से वो बोल दो। फ्री एसोसिएशन टेक्निक थी। तो उसने ये देखा था कि जो पेशेंट्स थे उन्होंने बहुत सारी अनकॉन्शियसली ऐसी बातें कह दी थी जो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेट करती थी, और वो चीज़ भूल चुके थे, और जब उनको वो दोबारा उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरे उसको रिकॉल करके, तो उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई थी। उनके वो जो ब्लाइंडनेस के, पैरालिसिस के जो सिम्टम्स थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। तो वो कहता था कि जो आपके अनकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ्राइड ने मज़ीद कॉन्सेप्ट दिए थे साइकिक एनर्जी और मेंटल इवेंट्स के। साइकिक एनर्जी क्या होती है, वो कहते हैं कि ये आपकी ड्राइव्स होती हैं जो कि
इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स होती हैं जो आपकी एक साइकिक एनर्जी को जनरेट करती हैं। ये होता है आपके एक कह लो माइंड की पावर होती है जो कि आपको कॉन्स्टेंटली आप रिलीज़ करते हो उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी बिहेवियर के थ्रू, ठीक है। ये आपकी इंस्टिंक्ट्स होती हैं, ड्राइव्स होती हैं जो कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वक्तन फ़वक्तन रिलीज़ करते रहते हो, ठीक है। जैसे आप कह लो जो एग्रेशन की ड्राइव होती है, अगर आपको किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप अनकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली किसी आप कोई ऐसा काम कर दोगे जिससे आप अपना वो गुस्सा जो है वो रिलीज़ कर सको, या डायरेक्टली कोई ऐसा काम कर दोगे कि थप्पड़ ही सीधा उसको डायरेक्टली कर दोगे ताकि वो आप साइकिक एनर्जी को रिलीज़ कर सको, या आप पेंटिंग बना लोगे उस गुस्से में। होते हैं ना आर्टिस्टिक लोग होते हैं, जैसे आप वो जो फील कर रहे होते हैं वो उसको ही कैनवस पे उतार देते हैं, ठीक है। तो एक तरह या तो आप डायरेक्टली वो कहता था या इनडायरेक्टली वो साइकिक एनर्जी जो है वो आप रिलीज़ करते रहते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेंटल इवेंट्स की उसने बात की थी। उसने कहा था मेंटल इवेंट जो या माइंड आप 3 टाइप्स होती हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और जिसे हम सब कॉन्शियस भी कहते हैं प्री कॉन्शियस को, और अनकॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस माइंड तो वो होता है जो वो वाले मेंटल इवेंट्स होते हैं जो जिनसे आप अवेयर होते हो, जो इस टाइम पे आपके माइंड में हर टाइम आपके माइंड में चल रहे होते हैं। जैसे कि अभी अगर आप बैठे हुए तो जो आपके माइंड में इस टाइम चल रहा है जिससे आप अवेयर हो वो आपका अनकॉन्शियस वो आपका कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। अच्छा, प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, वो आपकी मेमोरी और फीलिंग्स होती हैं जो हर टाइम आप उनसे अवेयर नहीं होते, लेकिन अगर आप चाहो तो उनको रिकॉल कर सकते हो। जैसे कि किसी आपके फादर का टेलीफोन नंबर या किसी फ्रेंड का टेलीफोन नंबर या किसी का बर्थडे, किसी भी तरह वो आपको आप उससे वैसे अवेयर नहीं होते, लेकिन अगर आप चाहो तो उसको रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। ये आपका प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखा जाए कि वो कहते हैं कि हम जो प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस या कॉन्शियस है उसके हम लोग अवेयर होते हैं ना उन चीज़ों से, ठीक है। लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है वो फ्राइड कहता था वो आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है जो कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अनकॉन्शियस माइंड बेसिकली वो आपकी फीलिंग्स और इम्पल्सेस होती हैं जो आपके अवेयरनेस में नहीं होती, बट वो आपके माइंड में ज़रूर मौजूद होती है और वक्तन फ़वक्तन वो आपसे कोई ऐसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट काम करा लेती है। जैसे कि फ्राइड कहता था आपकी जो स्लिप ऑफ टंग होता है, आप कहते हो गलती से मुंह से निकल गया, तो वो कहता था बेसिकली वो जो गलती से मुंह से निकलता है या स्लिप ऑफ टंग होती है वो बेसिकली आपके अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है, या जो आप ड्रीम्स में देखते हो या कोई भी ऐसा बिहेवियर शो करते हो अनकॉन्शियसली, आप कहते हो ना हाँ ये मेरे से गलती से हो गया, तो कहते थे ये जो सारे आप अनकॉन्शियसली काम कर जाते हो ये बेसिकली आपकी अनकॉन्शियस फीलिंग्स या डिज़ायर्स या इम्पल्सेस होती हैं जिनको आप शो कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो उसने पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर दिया था कि पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर उसने कहा था जो पर्सनैलिटी है वो 3 सेपरेट स्ट्रक्चर्स में ना डिवाइड उसने किया था, बट वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं। सबसे पहले आती है ईड आती है, फिर उसके बाद ईगो आती है, उसके बाद सुपर ईगो आती है, ठीक है। अच्छा, ईड क्या होती है? ईड आप कह लो अगर आसान वर्ड में बोला जाए तो ईड बेसिकली ज़िद्दी बच्चा है, ठीक है। ये प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करती है, इसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है किसी भी नीड की। वो क्या कहते हैं, इसका डिक्टम होता है वांट टेक, मीन्स चाहिए और ले लो, ठीक है। इसके ये अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रहती है पूरी की इट जो होती है, इट स्ट्रक्चर जो होता है आपका ये अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रहता है, ये आपकी साइकिक एनर्जी होती है, ठीक है। ये आपके जैसे ही पैदा होते हो ये तब से आपके अंदर होती है, ठीक है। इसका ना डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता रियलिटी के साथ, ये आपके अनकॉन्शियस में रहती है और ये आपके बिहेवियर को डायरेक्ट कर सकती है, बट इसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता रियलिटी के साथ, ठीक है। अच्छा, ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है, इसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस टाइम पे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसको जो चीज़ जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे चाहिए ईट को, ठीक है। इसलिए फिर अगर हम ईगो की बात करें, ईगो जो होता है वो बेसिकली आपका कॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। ये जो होता है इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है रियलिटी के साथ, ठीक है।
इट जो होती है वो बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड में होती है, वो डायरेक्टली रियलिटी के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकती, तो वो ईगो के थ्रू अपना कांटेक्ट बनाती है इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। उसको ईगो चाहिए होती है अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए, क्योंकि उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है रियलिटी के साथ, ठीक है। अब जो ईगो होती है वो आपके इन्वायरमेंट के सारी कंडीशंस को देखती है और उसको मद्देनज़र रखते हुए फैसला करती है कि इस सिचुएशन की बेस पे क्या चीज़ बेहतर रहेगी, ठीक है। अगर तो इट जो चीज़ मांग रही है, इट जो चीज़ मांग रही है, ईगो देखेगी अगर तो उसको हासिल करना सेफ है, ठीक है, तो वो उसको उसके साथ कनेक्शन बना के एग्री हो जाएगी, ठीक है, कि इट को ये चीज़ चाहिए। लेकिन अगर वो देखेगी कि इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इस टाइम पे आपके लिए सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, तो वो इट को वहीं पर रोक देगी और उसको आगे उसकी ग्रेटिफिकेशन की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि ईगो का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो रियलिटी के साथ होता है, वो इन्वायरमेंट के साथ होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है सुपर ईगो की। सुपर ईगो क्या होती है कि ये आप कह लो आप 4 और 5 ईयर्स के होते हो तब डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़, आपकी जो फैमिली की वैल्यूज़ होती हैं, आपकी सोसाइटी की आइडियल्स होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, वो सारी जो आपको सिखाई जाती हैं। जैसे कि बच्चा होता है, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके टीचर्स होते हैं, उसको जो सिखाते हैं कि ये बुरी चीज़ है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। सुपर ईगो वो वाला काम करता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। इट जो है वो प्लेयर सीकिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है, और जो सुपर ईगो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करती है कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, एंड क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं अब इट जो है वो प्लेजर सीकिंग पे काम कर रही है और जो सुपर ईगो है वो मोरालिटी पे काम कर रही है। तो इनके अंदर, इनके जो बीच में बैलेंस कराता है वो ईगो कराता है, ठीक है। जो आप कह लो सुपर ईगो है उसको हर चीज़ परफेक्शन में चाहिए कि आप एक मोरल वैल्यूज़ को लेके साथ चलते हुए एक परफेक्ट काम करोगे। लेकिन इट को क्या चाहिए होती है, इट को होता है कि जो चीज़ चाहिए वो उसी टाइम पे चाहिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, प्लेयर सीकिंग चाहिए। जो लेकिन ईगो जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन रियलिटी के साथ होता है, तो वो देखता है कि सडन जो गिवन सर्कमस्टांसेस है उसके अंदर सुपर ईगो की बात माननी चाहिए या इड की बात माननी चाहिए, ठीक है। वो इन दोनों में बैलेंस रखता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो आप कह लो कि जो एक आप भूख लग रही है, अब इट जो है वो कहेगा कि फ़ौरन से कुछ खाया जाए ताकि जो भूख लग रही है उसको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। अब आप कह लो कि सामने एक चिप्स का पैकेट रखा हुआ है, इट कहेगा इसको फ़ौरन से खा लिया जाए। लेकिन सुपर ईगो जो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करती है वो कहेगी नहीं, हमें नहीं पता ये किसका है और किस वजह से यहाँ पर रखा हुआ है, हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन ईगो देखेगी उस टाइम पे कि उस टाइम पे सिचुएशन के लिहाज से क्या चीज़ बेहतर है। अगर तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही है कि बर्दाश्त नहीं हो सकती और इर्द गिर्द कोई भी नहीं है जो क्लेम करे कि ये उसका चिप्स का पैकेट है, तो इट देखेगी कि ना इतनी आपकी मॉरल वैल्यूज़ आप उसको स्टेक पे लगा रहे हो और ना और आपकी भूख जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर वो क्या करेगा कि या अगर कोई आ जाता है और कहता है ये चिप्स का पैकेट उसका है, तो फिर ईगो क्या करेगी कि वो इट को कहेगी नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, उसका है। तो ईगो का क्या काम होगा, बेसिकली वो इड और सुपर ईगो के दरमियान में बैलेंस करेगी कि उस टाइम पर सर्कमस्टांसेस जो गिवन सिचुएशन है आपके पास उसके अंदर उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है कॉन्फ्लिक्ट, एंग्जाइटी और डिफेंस की। वो कहते हैं जब ये इड ईगो और सुपर ईगो तीनों लिंक्ड होते हैं, आपस में लिंक काम कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। जैसे कि आप कह लो सुपर ईगो जब इड का कॉन्फ्लिक्ट आए तो एंग्जाइटी रेज होती है, आपके अंदर गिल्ट की फीलिंग आ जाती है, ठीक है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा
जब एक चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो कहते हैं उससे एंग्जाइटी आएगी आपके अंदर, ठीक है। अब इट भी लड़े जा रहा है, उधर से सुपर ईगो भी लड़े जा रही है, नहीं हम ये काम नहीं कर सकते, और इट कह रहा है नहीं ये काम करना है, तो वो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और एंग्जाइटी रेज होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप कहो कि जैसे बहुत ज़्यादा जो डेलेमास होते हैं, आप कहो कि एक इंसान ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ और वो चोरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सुपर ईगो तो उसको बिल्कुल मना कर देगी, नहीं ये तो क्राइम है, ये तो आप किसी सूरत कर ही नहीं सकते। लेकिन इड कहेगा कि 3 दिन से नहीं कुछ खाया हुआ और मुझे तो अभी इसी वक्त कुछ ना कुछ खाना है, ठीक है। यहाँ पर अब इन दोनों के जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो कहते हैं जो एंग्जाइटी है वो रेज होगी, ठीक है। तो फिर ईगो क्या करेगा, ईगो के डिफेंस मैकेनिज़म्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, जो एंग्जाइटी रेज हो रही होती है उसको कंट्रोल में लेके आते हैं, ठीक है। जो आपके अंदर एंग्जाइटी का अराउजल हो रहा होता है उसको वो कंट्रोल करते हैं, जो ईगो के डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर वो कह एक आप जैसे डिप्रेशन की बात करो, डिप्रेशन में क्या होता है, ये ईगो यूज़ करती है कि जो भी आपके एंग्जाइटी अराउजिंग मेमोरीज़ होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनको वो कॉन्शियसनेस से हटा के आपके उधर अनकॉन्शियस की तरफ भेज देती है, उन फीलिंग्स को रिप्रेस्ड कर देती है, ठीक है। जब जब आपके कॉन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो जाता है तो वो कहते हैं जो ईगो होते हैं उसके डिफेंस मैकेनिज़म्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होता है, वो जो एंग्जाइटी वाली या गिल्ट वाली जो फीलिंग्स मेमोरीज होती हैं ना, उनको वो कॉन्शियसनेस में एंटर ही नहीं होने देता, उसको रिप्रेस करके वापस अनकॉन्शियस की तरफ भेज देता है, ठीक है। इसी तरह एक सब्लिमेशन होता है डिफेंस मैकेनिज़्म। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो भी आपकी इम्पल्सेस होती हैं, टैबू होती हैं, टैबू क्या होती है जिसको आप सोशली नहीं वो कर सकते, परफॉर्म कर सकते, जो कि अच्छा नहीं समझा जाता, उनको आप सोशली डिज़ायरेबल वे में प्रेजेंट करते हो। जैसे कि अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसको, तो वो या तो बाउंटी हंटर बन सकता है, या बॉक्सर बन सकता है, या लॉयर बन सकता है, ताकि वो जो उसकी एग्रेशन वाली इम्पल्सेस है वो उसको एक सोशली, अब उसके अंदर एग्रेशन है तो वो हर किसी को मारता तो नहीं फिर सकता ना, ये तो टैबू हो जाएगा कि वो ये जो बिहेवियर है परफॉर्म नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं उसको वो सोशली डिज़ायरेबल वे की तरफ डाइवर्ट कर देता है, सब्लिमेट कर देता है। उसके अंदर वो क्या करता है, लॉयर बन सकता है जिसके अंदर वो एग्रेसिव वे में दूसरों के केसेस लड़ सके, या बॉक्सर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है सोशली डिज़ायरेबल वे में, ठीक है। अच्छा, इसी तरह और भी बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है। डिनायल होता है, डिनायल के अंदर होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो आपके अंदर पेन या एंग्जाइटी को बढ़ा रही है तो आप उस चीज़ को डिनाई कर देते हो, आपका जो माइंड होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता। जैसे कि अगर आपकी किसी लव वन की डेथ हो गई है तो समटाइम्स जो कुछ लोग होते हैं वो डिनाइल में चले जाते हैं, वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो काफ़ी अरसे तक उस डिनाइल में ही रहते हैं और वो जो डेथ होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ताकि वो उसके जो डेथ एक्सेप्ट करने से जो उनके अंदर एंग्जाइटी आएगी वो ना आए। इसी तरह प्रोजेक्शन होती है, प्रोजेक्शन के अंदर ये होता है कि आप अगर किसी हायर अथॉरिटीज़ की तरफ आपको गुस्सा है और आप उन पर नहीं उतार सकते क्योंकि आपको पता है वो आपसे अथॉरिटी में ज़्यादा है या आपसे ताकत पावर में ज़्यादा है, आप अगर वो गुस्सा दिखाओगे तो उल्टा आपको मज़ीद दुख होगा या पेन होगा, तो आप जो वो अपनी जो वो वाली फीलिंग्स होती हैं वो किसी और जो आपसे थोड़ा कम लेवल पे हो उसकी तरफ डाइवर्ट कर देते हो। जैसे कि अगर आपको ऑफिस में अपने बॉस पे गुस्सा आ रहा हो, आप उस पर नहीं निकाल सकते, तो आप घर जाके अपने फैमिली पे या किसी पे जिस पे आपका जोर चलता हो आप उस पे जाके गुस्सा अपनी जो फीलिंग्स है उन पे प्रोजेक्ट कर दो, ठीक है। सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, उन पे डिस्प्लेस कर दो अपनी फीलिंग्स। तो प्रोजेक्शन होती है कि जो आपकी अपनी फीलिंग्स होती हैं आप वो दूसरों पे प्रोजेक्ट कर देते हो कि वो फीलिंग्स उनकी हैं, ठीक है। जैसे कि अगर और कह लो एक औरत है, वो डाइवोर्स लेना चाह रही है और दूसरी तरफ जाना चाह रही है, तो वो उसकी फीलिंग्स है वो अनकॉन्शियसली उनको डाइवर्ट कर देती है, प्रोजेक्ट कर देती है अपने हस्बैंड के ऊपर कि शायद उसका किसी और लेडी के साथ अफेयर चल रहा है तो इस वजह से उसको डाइवोर्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज़्म होती हैं। फिर अगर हम साइको सेक्शुअल डेवलपमेंट की बात करें
फ्राइड ने स्टेजेस दी थी जिसमें से बच्चे गुजरते हैं। उसने कहा था साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होती है, 5 स्टेजेस दी थी इसके अंदर उसने, ठीक है। वो कहते हैं ये अगर अच्छे से ये जो आपकी जो स्टेजेस होती हैं वो अच्छे से गुजर जाएं तो आप एक पर्सनैलिटी वाइज अच्छे इंसान बन जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी चीज़ पे, किसी भी स्टेज पे आपकी फिक्सेशन हो जाए तो वहाँ से एबनॉर्मेलिटी स्टार्ट होती है, ठीक है। इसी तरह उसने रिग्रेशन बात की थी। रिग्रेशन क्या होता है कि आप जो अपना अगर आपको कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो आप वापस पिछली एक किसी भी स्टेज पे अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, तो आप उस स्टेज से पिछली वाली स्टेज की तरफ चले जाते हो अनकॉन्शियसली। जैसे कि आप अगर ओरल स्टेज होती है प्लेजर सीकिंग के ऊपर, उसमें जो आपका जो सेंटर ऑफ प्लेजर सीकिंग होता है वो माउथ होता है, ठीक है। कि आप जो अपने मुंह के ज़रिए जितना, जैसे बेबी होता है 0 to 2 मंथ्स के दर 2 ईयर्स में ये जाती है, तो इसके अंदर होता है कि बेबी हर चीज़ मुंह में डालता होता है, उसके कुछ भी दे दो वो मुंह में डालता होता है, ठीक है। तो आप उसको शूज़ पकड़ा दो, उसको कोई खिलौना पकड़ा दो, तो वो कहते हैं इसमें जो आपका सेंटर होता है वो माउथ होता है, ठीक है। अब अगर जो बच्चा है वो अगली स्टेजेस पे चला गया है लेकिन वहाँ पर उसको कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है और वो उधर पर नेल बाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो फ्राइड कहता था तो वो जो उस स्टेज पे वो नेल बाइटिंग कर रहा है वो बेसिकली वो वापस उस ओरल स्टेज की तरफ जा रहा है जहाँ पर उसको कोई एंग्जाइटी नहीं थी। वो अपने आप को रिग्रेस कर रहा है उस साइड पे ताकि वो जो इस स्टेज पे उसको एंग्जाइटी आ रही है उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। अच्छा, अब स्टेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वो कहते हैं ऑरल स्टेज होती है, ठीक है। इसके अंदर आप सेटिस्फेक्शन लेते हो फ्रॉम टेकिंग इन फूड, आप फूड के ज़रिए थंब को सक करके या दूसरे ऑब्जेक्ट्स को सक करके आपका, क्योंकि जो सेंटर होता है वो बेसिकली माउथ होता है इस स्टेज के अंदर, ठीक है। अगर तो वो कहता है कि अगर आपकी एक्सेसिव ग्रेटिफिकेशन हो जाती है तब भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन और अगर आपकी कम होती है, चीज़ें नहीं दी जाती इसके अंदर जैसे आपको अगर हम फॉर एग्जांपल दें कि अगर आपकी एक्सेसिव ग्रेटिफिकेशन हो जाती है, बाज़ लोग होते हैं हम कहते हैं जिनको बहुत तेज़ी से बोलते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि शायद ओरल स्टेज के अंदर उनकी एक्सेसिव ग्रेटिफिकेशन हो गई है बहुत ज़्यादा, या जैसे बाज़ लोग होते हैं ना बहुत खाने की आदत होती है उनको, खाते रहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं हो सकता है उनकी ओरल स्टेज के ऊपर फिक्सेशन हो गई हो, दैट्स वाई वो ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं। या ये जो नेल बाइटिंग होती है या थंब सकिंग होती है, बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको वो अक्सर सिचुएशंस में बैठे नेल बाइट करते रहते हैं, बाज़ लोग थंब सक करते रहते हैं, बाज़ लोगों को च्युइंगम जो होता है च्युइंग गम होती है वो लोग चबाते रहते हैं। तो वो कहते हैं जब ये एक नॉर्मल आपकी नॉर्मल बिहेवियर से एबनॉर्मल बिहेवियर स्टार्ट होता है, ये ज़रूर आपकी किसी ना किसी स्टेज पे फिक्सेशन हुई होती है, ठीक है। फ्राइड ये बात कहता था। अच्छा, सेकंड स्टेज होती है एनल स्टेज। इसके अंदर जो होता है आप एलिमिनेशन के ज़रिए अपने आप को सेटिस्फाई करते हो, आपका जो फोकस होता है इसके अंदर आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग आ जाती है, ठीक है, बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग आ जाती है। अच्छा, वो कहते हैं अगर तो हार्श टॉयलेट ट्रेनिंग की जाए, तो जैसे आप एक बच्चा है वो नया, आप उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, अगर तो उससे बहुत ज़्यादा हार्श टॉयलेट ट्रेनिंग कराई जाती है कि उसने बिल्कुल ही एक्यूरेट रहना है अपनी इस बायोलॉजिकल अर्ज के अंदर, बिल्कुल भी उसकी कोताही नहीं होनी चाहिए, हालांकि अभी वो न्यू ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। अगर बहुत ज़्यादा हार्श टॉयलेट ट्रेनिंग की जाती है तो वो कहते हैं वो इस चीज़ पे उसकी फिक्सेशन हो सकती है। जैसे अगर आपने सुना हो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लोग भी होते हैं जिनको कंपल्शंस होती हैं, वो बार बार हाथ धोते होते हैं। एक बार जो सवेयर केसेस होते हैं वो समटाइम्स पूरा पूरा एक साबुन सोप होता है वो भी ख़त्म कर देते हैं और फिर भी हाथ धोते रहते हैं। अगर वो किसी से हाथ मिला लेते हैं फिर बार बार जाके हाथ धोते हैं, घर की बार बार सफाई करते हैं। इसी तरह बाज़ लोग होते हैं जाके बार बार लॉक चेक करते हैं कि उन्होंने लॉक लगा दिए है, ऑल्दो उन्हें पता है कि वो इस चेक कर आए हैं और उन्होंने लॉक लगा दिया, लेकिन वो उनके अंदर ऑब्सेशन होता है, वो ऑब्सेशन उनको कंपल्सिव बिहेवियर की तरफ लेके जाता है और वो दोबारा लॉक चेक करने जाते हैं, फिर लॉक चेक करने जाते हैं, ठीक है। स्वेयर केसेस तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि वो
समटाइम्स खुद को ही इतनी ज़्यादा उनमें कंपल्शन आ जाती हैं, हार्म कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं इस स्टेज के ऊपर अगर आपके अंदर फिक्सेशन हो जाए तो आपके अंदर कंपल्शंस आ सकती हैं, और अगर हार्श की बजाय अगर आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग के अंदर कोताही की जाए, ठीक है, तो आप मैसी हो सकते हो, नेगेटिव हो सकते हो, अजीब डोमिनेंट इंसान बन सकते हो। होते हैं ना बात, गंदे से लोग होते हैं, आप उनको देख के बहुत ज़्यादा मैसी से होते हैं, तो वो कहते हैं हो सकता है उनकी जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो इतनी सही से नहीं की गई हो, तो दैट्स वाई वो ये वाला उनकी फिक्सेशन हो गई है एनल स्टेज के ऊपर, दैट्स वाई वो ये वाला बिहेवियर शो कर रहे हैं। फ्राइड ये कहता था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्राइड। अच्छा, उसके बाद फ्राइड ने थर्ड स्टेज दी थी जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारे लोग इस स्टेज को मानते ही नहीं हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। इस पर बहुत ज़्यादा थ्योरीज आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा, ये बहुत कंट्रोवर्शियल रही है। इसके अंदर उसने कहा था कि ये आपकी 4 और 5 ईयर्स में स्टार्ट होती है। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर जो प्लेयर वाली जो ड्राइव्स होती हैं वो अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स की तरफ चली जाती हैं, ठीक है, और उसके अंदर सेक्सुअल अवेकनिंग्स आती हैं अपने ऑपोजिट जेंडर पेरेंट की तरफ, ठीक है। जैसे कि जो कहते हैं एडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, वो कहते हैं वो लड़कों में हो जाता है, उनकी अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स मदर, मतलब वो सेक्सुअली अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उनके अंदर हॉस्टली एग्रेशन आ जाता है अपनी मदर को लेके, सॉरी फादर को लेके, उन फादर से जेलसी होना स्टार्ट हो जाती है, उनके अंदर एग्रेशन आ जाता है और वो सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं अपनी मदर की तरफ, ठीक है। अच्छा, और इसके इसी इसी के जो फीमेल काउंटर पार्ट होगा उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा गया था, जिसके अंदर फीमेल जो होती है वो जेलसी अपनी माँ और हॉस्टिलिटी अपनी माँ की तरफ फील करती है, और अट्रैक्शन अपने फादर की तरफ फील करती है, ठीक है। फ्राइड कहता था ये जो फेलिक स्टेज है ये मेजर माइलस्टोन होता है अपनी जेंडर आइडेंटिटी बनाने का, ठीक है। जो बच्चे होते हैं वो अपनी उन फीलिंग्स की वजह से, क्योंकि उन्हें पता है एडिपस कॉम्प्लेक्स के अंदर लड़कों को पता है कि उनके फादर जो हैं वो अथॉरिटी में है, पावर में ज़्यादा है, तो वो अपनी जो अट्रैक्शन या जो भी फीलिंग्स होती हैं उनको रिप्रेस करके अपने बाप वाली जो इनडायरेक्टली जो उनके फादर की ट्रेड्स होती हैं वो उनको अपनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उन्हें होता है कि अगर मैं अपने फादर की ट्रेड्स करूँगा तो इनडायरेक्टली वो अपने माँ की तरफ जो अफेक्शन होता है उसको जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बेटियां अपनी माँ की जो ट्रेड्स होती हैं उनको जाहिर करना स्टार्ट कर देती हैं। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेज है, इसको बहुत सारे लोग इस स्टेज को नहीं मानते कि ये वाली स्टेज बहुत ही ज़्यादा आप कह लो रॉन्ग है, बट फ्राइड ने कहा था कि ये स्टेज होती है और मेजर माइलस्टोन होता है कि जो भी बच्चा है वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी किस तरह से बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर नेक्स्ट बात करें फेलिक स्टेज की बात करें तो फेलिक स्टेज आती है आपकी 6 ईयर के बाद, अब 6 ईयर से स्टार्ट होती है, ठीक है। फेलिक स्टेज के बाद सॉरी लेटेंसी स्टेज आती है वो 6 ईयर के बाद स्टार्ट होती है। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है कि जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं अपोजिट सेक्स की तरफ वो कहीं बैकग्राउंड में चली जाती हैं, और आप जो होते हैं मज़ीद वो हो जाते हो, सेम सेक्स की तरफ जाते हो, सेम जेंडर की तरफ जाते हो, जैसे आप दोस्त बनाते हो, आप पीयर ग्रुप बनता है, आप उनके साथ खेलते हो, आप उनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन डाइवर्ट कर लेते हो अपने एज़ कम्पेयर टू अपोजिट सेक्स। इसके अंदर आप क्या कहते हैं सोशल सर्कल बनता होता है, फ्रेंड्स बनते होते हैं, आप सेम जेंडर के अपने फ्रेंड्स बनाते हो, जैसे बॉयज़ हैं वो बॉयज़ फ्रेंड्स बनाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, अपने पीयर ग्रुप्स बनाते हैं स्कूल में। होते हैं ना बच्चे, वो कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों का होता है, जब इस एज के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर लड़कों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। अगर उन्हें कहा जाए कि आप इधर बहन के साथ बैठो या ये करो तो वो ऐसे कहते हैं कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़कियों के साथ थोड़ी बैठूँगा। तो वो कहते हैं लेटेंसी स्टेज जो होती है बेसिकली वो वाली स्टेज होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आती है लेटेंसी के बाद आती है जेनाइटल स्टेज आती है। इसके दरमियान इस स्टेज के अंदर दोबारा से जो आपकी फीलिंग्स होती हैं वो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं, आप दोबारा से ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन फील करते हो, और जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं आप उनको बिल्ड करना चाहते हो, ठीक है। फ्राइड ने ये स्टेजेस दी थी, ऑल्दो ये सारी स्टेजेस बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं, इसके ऊपर उन्होंने बाद में जो थ्योरिस्ट आए थे
उन्होंने इनको इवन के रिजेक्ट भी किया था। जो फ्राइड के आप कह लो जो मॉडर्न साइको डायनेमिक के लोग थे, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों ने जो फ्राइड की बहुत सारी बातों से जो है इख्तलाफ किया था, उन्होंने रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि जो फ्राइड की बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेक्शुअली ओरिएंटेड है, फिक्स कह लो कि वो दूसरे जो सोशल रिलेशनशिप्स हो गए या बहुत ही ज़्यादा वो इंस्टिंक्ट की तरफ जा रहा है, बट दूसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा उसने डोमिनेट कर दिया है, बैकग्राउंड में डाल दिया है, ऑल्दो वो भी इफ़ेक्ट डालते होते हैं आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।